हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस तीसरे वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च की क्या आवश्यकता है। नीड ऑफ रिसर्च इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। द नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट सेटिस्फाइज आवर डाउट्स इन राइट डायरेक्शन बाय ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज और बाय प्रूविंग प्रीवियसली इस्टेब्लिश्ड नॉलेज। मतलब है कि जब कोई भी फिनोमेना हो रहा होता है तो हमें उसके बारे में जो भी संदेह होता है वो हम अपनी रिसर्च के द्वारा उसको दूर करते हैं, क्योंकि रिसर्च में जो फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं वो उस घटना से रिलेटेड तथ्य को प्रूफ कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखें तो उस घटना से रिलेटेड पहले से जो तथ्य मौजूद होते हैं वो जब इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं रिसर्च के द्वारा तो भी हमारे डाउट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि इस आयुर्वेदिक रिसर्च का उद्देश्य क्या है। एम्स ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च। तो इसका पहला उद्देश्य है डिज़ायर ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। मतलब हमें उस प्रॉपर नॉलेज को जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए प्रॉपर रूप में जो कोई भी फिनोमेना हो रहा है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं। दूसरा क्या है, डिज़ायर ऑफ बेटर स्टैंडर्ड लिविंग। मतलब हमारी एक इच्छा है कि हम अच्छे तरीके से स्वस्थ ढंग से अपने जीवन को जी पाएँ। इस इच्छा के साथ हम लोग आयुर्वेदिक रिसर्च को करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस आयुर्वेदिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका क्या प्रयोजन है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, पहला है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा इन रिसर्च। मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और अगर उसमें किसी प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं तो उनका इलाज करना, यही इसका पहला और मुख्य प्रयोजन है। जैसा कि आचार्य चरक जी ने भी कहा है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अब हम इसका देखते हैं। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर राइट पर्सपेक्टिव। मतलब है कि रिसर्च के द्वारा हम किसी भी चीज़ को उसके सही रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में सही रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं रिसर्च के द्वारा। और आयुर्वेद में इसे प्रतिपत्ति से हम कोरिलेट करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स विथ क्लिनिकल अप्रोच कंसिडरिंग आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न पैरामीटर्स। मतलब है कि रिसर्च के द्वारा ही हम आयुर्वेदिक और मॉडर्न पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए क्लिनिकल अप्रोच के द्वारा तरह तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है टू सर्च द ट्रूथ हिडन अंडर द ऑब्जर्व फिनोमेनॉन। मतलब है कि कोई भी घटना, किसी भी घटना जिसके पीछे का जो सत्य है उसकी हम खोज करते हैं और आयुर्वेद में इसे आवरण ज्ञान से कोरिलेट करते हैं। अब पांचवा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ करेंट प्रॉब्लम्स लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस, साउंड एंड एयर पोल्यूशन। पांचवा प्रयोजन ये है कि हम अब रिसर्च के द्वारा ही हमारी जो इस समय की प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, करंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसके बारे में रिसर्च करते हुए हम उन तथ्यों को प्राप्त करते हैं। मतलब हम उनका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। आयुर्वेद में इसे हम अनुक्त विषय अन्वेषण से कोरिलेट कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत आइए हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में जो ड्रग रिसर्च होती है उसके बारे में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च। तो आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। पहला पॉइंट इसको देखेंगे, टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक रॉ ड्रग्स एंड ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन टाइम।
तो आयुर्वेद में जो ड्रग रिसर्च की जाती है वो इस उद्देश्य से की जाती है कि जो हमारे आयुर्वेद में जो भी ड्रग्स हैं जो रॉ फॉर्म में हैं, जब उनको प्रोसेसिंग नहीं किया गया है उस समय उसको वो स्टैंडर्डाइज़ है कि नहीं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना ही इसका उद्देश्य होता है। स्टैंडर्डाइज़ करने का मतलब ये है कि जो औषधि ली गई है वो अपने सही फॉर्म में है कि नहीं, वो औषधि जो है वो अपने रस गुण वीर विपाक से युक्त है कि नहीं, उसमें किसी तरह का घुन आदि तो नहीं लगा हुआ है, वो औषधि खराब अवस्था में तो नहीं है, मतलब उसका जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो पूरी तरह से मेंटेन है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें ड्रग के डोज़ को जो टाइम होता है, ड्रग डोज़ एडमिनिस्ट्रेशन टाइम जो होता है, इसको भी हम स्टैंडर्डाइज़ करते हैं कि इस समय इस ड्रग को किस तरीके से किस फॉर्म में देना है, कितने समय देना है, इस चीज़ को हम लोग स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि टू स्टैंडर्डाइज़ द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो ये ड्रग रिसर्च होती है इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी स्टैंडर्डाइज़ करते हैं कि प्रोसेस जो है ये एक स्टैंडर्ड वे में हो रहा है कि नहीं, इररेलेवेंट वे में तो ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, या कोई गलत तरीके से या बिना किसी मानकों के अनुरूप इस दवा का निर्माण तो नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग स्टैंडर्डाइज़ करते हैं और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी अपने मानक के अनुरूप है कि नहीं, मतलब जो उसमें गुण होने चाहिए, जिस हिसाब से वो निर्मित होना चाहिए, वो पूरी तरह से उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग ड्रग रिसर्च प्रोसेस में जानते हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि इसका तीसरा पॉइंट है कि टू आइडेंटिफाई एंड स्टैंडर्डाइज द कंट्रोवर्शियल ड्रग्स इन आयुर्वेदा, मतलब है कि आयुर्वेद में पाए जाने वाले जो संदिग्ध द्रव्य हैं उनको उनकी पहचान कर उनको एक मानक के अनुरूप उनका मानकीकरण करना, ये इसका तीसरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। चौथा आते हैं टू फॉर्मुलेट न्यू ड्रग्स फ्रॉम आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो आयुर्वेदिक रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेदीय शास्त्र के अनुसार, उस शास्त्रों में जो नॉलेज दी गई है उसके अनुसार ही हम लोग नए नए द्रव्यों का, नए नए ड्रग्स का निर्माण करते हैं। अब पाँचवें पॉइंट पे आते हैं, तो ये है टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग्स और प्रीवियसली यूज्ड ड्रग्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नई ड्रग्स फॉर्म हुई है उसकी एफिकेसी को हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं, और जो पहले से जो ड्रग्स हैं, पहले से जो दवाइयाँ निर्मित हैं उनकी एफिकेसी को भी हम लोग रिसर्च के द्वारा चेक करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रही हैं कि नहीं, उसकी एफिकेसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च। इसी में आगे अब हम लोग बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक लिटरेरी रिसर्च। यहाँ पे लिटरेरी का मतलब हो गया बुकिश, मतलब किताबी। जब हम किसी किताबी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई रिसर्च करते हैं, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं, तो हम उसे लिटरेरी रिसर्च कहते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य जो है वो है कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल रिवाइज्ड एडिशन ऑफ अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब है कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त हैं हमको, उनसे रिलेटेड कोई भी जो पहले से उसका कोई भी एडिशन निकला होगा, तो वो जो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं लिटरेरी रिसर्च में। दूसरा क्या है कि कैटलॉगिंग ऑफ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा, मतलब जो हमारे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या जो हमारे प्राचीन पांडुलिपि हैं जो मुख्य रूप से जो उपलब्ध हैं उनका कैटलॉगिंग करना, मतलब उनको पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके रखना, ये लिटरेरी रिसर्च का उद्देश्य होता है। तीसरा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर रिलेटेड टू आयुर्वेदा, मतलब है कि ऐसे आयुर्वेदिक लिटरेचर जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो जो अवेलेबल हैं उनको क्लासिफाई करना, अलग अलग करना, ये हमारा तीसरा प्रयोजन होता है लिटरेरी रिसर्च का। चौथा प्रयोजन है इसका टू पुट
फोर्थ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, मतलब कि हमारे जैसे पंच महाभूत का सिद्धांत है आयुर्वेद में, त्रिदोष का सिद्धांत है, तो इनका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करें, इसको सामने रखना, ये लिटरेरी रिसर्च का उद्देश्य होता है। पांचवा उद्देश्य है इसका, द ट्रेडिशनल फैक्ट्स एंड थियरीज कैन बी री एग्जामिन्ड एंड री इवैल्यूएटेड साइंटिफिकली फॉर वैलिडेशन। मतलब है कि लिटरेरी रिसर्च में हमारे जो पुराने पारंपरिक जो सिद्धांत हैं और जो फैक्ट्स हैं, पारंपरिक फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग दोबारा से उसको री एग्ज़ामिन करते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं, उनको री इवैल्यूएट करते हैं, ताकि वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाए, साइंटिफिकली उन्हें हम वैलिडेट करते हैं। अब आगे हम इसी में बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। मतलब आयुर्वेद में जो क्लिनिकल रिसर्च होती है उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसका पहला एम है टू एसेस द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स गिवन इन क्लासिकल टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जैसे कि चरक संहिता है, उसमें जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रीटमेंट को अपने पेशेंट्स पे देते हैं, तरह तरह से क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और फिर उस रिज़ल्ट्स को देखते हैं, जो रिज़ल्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं हमको उन मरीज़ों के ऊपर। तो जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं उनको हम एसेस करते हैं कि क्या हमारे टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, जो इलाज लिखा हुआ है, उससे जो पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। दूसरा क्या है इसका रिसर्च का उद्देश्य, टू सर्च etiological factors with Ayurvedic perspective for various diseases। मतलब है कि जितनी भी तरह की जो बीमारियां हो रही हैं उनका आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से क्या हेतु है, किस कारण से वो बीमारियां हो रही हैं, इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उनके हेतु को सर्च करना ही क्लिनिकल रिसर्च का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। तीसरी बात हम लोग करेंगे evaluation of Ayurvedic therapies on the basis of their effects and side effects। मतलब है कि जो भी हम इलाज मरीजों को दे रहे हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्साएं हम लोग मरीजों को दे रहे हैं, उनको उनके क्या मरीजों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, इसको इवैल्यूएट करना भी क्लिनिकल रिसर्च का उद्देश्य होता है। अब चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, टू सर्च एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ न्यू डिजीज़ेस लाइक एड्स, चिकनगुनिया एंड डेंगू एंड फाइंड आउट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। अर्थात इस समय की जो डिजीज़ेस हैं, जैसे कि एड्स है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, उनकी संप्राप्ति और उनके आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में, आयुर्वेदिक इलाज उनका किस तरीके से ढूंढना है, किस तरीके से करना है, ये हम क्लिनिकल रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। अब पांचवा आता है कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स विद इंटीग्रल अप्रोच कंसिडरिंग आयुर्वेदिक एज वेल एज मॉडर्न पैरामीटर्स। मतलब है कि हमारे मॉडर्न पैरामीटर्स और आयुर्वेदिक पैरामीटर्स दोनों को साथ में लेते हुए हमें क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करना, ये हमारा क्लिनिकल रिसर्च का उद्देश्य होता है, या जो हमारी क्लिनिकल रिसर्च है वो इस प्रयोजन से की जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। और इसी में आइए अब हम जानेंगे एक और टॉपिक के बारे में, जिसे हम लोग सेरेंडिपिटी रिसर्च कहते हैं। अब ये सेरेंडिपिटी रिसर्च क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। सेरेंडिपिटी ऑफ रिसर्च इज़ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस ड्यू टू सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स। मतलब है कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसी के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेरेंडिपिटी ऑफ रिसर्च।
और ऐसा होता है कि कुछ ट्रिगरिंग एलिमेंट्स बीच में मिल जाते हैं जो उस घटना को घटित करा देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ एन एक्सीडेंटल एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरी ऑफ इवेंट्स बाय चांस। दिस कंसेप्ट कैन बी टेस्टेड बाय स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब है कि ये कुछ एक्सीडेंटल इवेंट्स होते हैं जो कि एक फॉर्चुनेट डिस्कवरी मीन्स जो एक सडनली बाय चांस कुछ एक घटना घटित हो जाती है, जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं ये उससे रिलेटेड नहीं होती है, ये उसी के बीच में कुछ घटना अलग से घटित होती है जिसको कि हम लोग सेरेंडिपिटी रिसर्च कहते हैं। उसके साथ साथ ही ये घटना घटित होती है। तो इसको जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट होता है, उसके द्वारा हम इसको टेस्ट करते हैं। अब इसके रीज़न्स क्या हैं, ये क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है ये अ मियर ब्लाइंड लक एग्जाम्पल, पेशेंट कम्स एंड प्रॉब्लम इज़ फाउंड। मतलब है कि हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उससे रिलेटेड हम अपने पेशेंट्स को लेते हैं, पेशेंट आते हैं और हम उनको जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसी दौरान पाते हैं कि सडनली कुछ अलग इवेंट्स या कुछ अलग घटनाएं जो उसके साथ हमें प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा क्या रीज़न होता है, हार्ड वर्क। मतलब इसके एग्ज़ाम्पल को हम इससे समझते हैं इसको। आफ्टर ट्राइंग अ लार्ज नंबर ऑफ़ रेमेडीज़ वन एक्ट ऑन ए पार्टिकुलर डिज़ीज़। मतलब है कि हम बहुत ही ज़्यादा रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, उसकी डिज़ीज़ के लिए, उसकी एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए। तो वो एक अचानक से एक रेमेडी हमको ऐसी मिल जाती है बीच में, तो ये हो गया इसका सेकंड रीज़न। थर्ड है प्रिपेयर्ड माइंड। मतलब जो हम काम करते हैं वो हम सोच समझ के करते हैं कि हाँ मतलब ये क्लूज़ या ये हमको पहले से मिला है और इसके बारे में हमें जो है रिसर्च करनी है। मतलब है कि चांसेस क्लोज ओवरलुक्ड बाय द अदर्स। मतलब कि ऐसा कोई चांस हमको मिल जाए जिसके लिए हम खोज कर रहे हैं, तलाश रहे हैं। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अब चौथा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ परसिस्टेंट थिंकिंग एंड करेज। घनेरी जो एक ड्रग है ये हाईली टॉक्सिक है बट यूज़फुल एज एंटी हेमरेजिक। मतलब है कि हम किसी ड्रग के बारे में जानते हैं कि ये हाईली टॉक्सिक है, उसके बावजूद भी हम उस पे रिसर्च करते हैं, परसिस्टेंट उस पे हम थिंकिंग करते हैं और अपने साहस के द्वारा ही हम उससे कोई नए तथ्य को खोज निकालते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ किस तरीके से सेरेंडिपिटी रिसर्च का यूज़ होता है, ये देखते हैं। इट माइट बी अप्लाइड टू टीच स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग्स। मतलब है कि इस सेरेंडिपिटी रिसर्च के द्वारा हम अपने स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि हम लोग जब लगातार बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं रिसर्च के दौरान, तो हमें उसके बीच में कुछ नए फैक्ट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये इसका एक तरीके से यूज़ हो गया सेरेंडिपिटी रिसर्च का। मीन्स है कि उनको भी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको लगातार रिकॉर्डिंग करते हुए बीच बीच में उनको फॉलो करते रहना है कि हाँ ये ऑब्जर्वेशंस जो हमें चाहिए वो तो प्राप्त हो ही रहे हैं, साथ में इसके बीच में और भी क्या चीज़ ऑब्टेन हो रही है, क्या न्यू थिंग ऑब्टेन हो रही है। तो फ्रेंड्स आज का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इससे पहले के 2 लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे अनुसंधान और रिसर्च के बारे में, वो और ये आज का टॉपिक जो है नीड ऑफ रिसर्च इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, ये तीनों को मिला के आज का ये टॉपिक जो बनता है ये हुआ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, मतलब जो रिसर्च प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या उसके लिए क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक दे सकते हैं, अपना कमेंट्स दे सकते हैं और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ओके, थैंक यू।